हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल माझी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आर्मी का एक और सैम्पल पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है जो कि जीके से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, गोवा पर सबसे पहले किसका शासन था। सबसे पहले गोवा के बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें गोवा को नीचे की तरफ दिखाया गया है। ये हमारा गोवा राज्य है। गोवा के बारे में 2-3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गोवा के बारे में कि गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। और दूसरा क्वेश्चन है गोवा की राजधानी, तो गोवा की राजधानी पणजी है। अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। क्वेश्चन था, गोवा पर सबसे पहले किसका शासन था। आप सभी को पता होगा, हमारे देश में ब्रिटिश का शासन रहा था। कुछ अंग्रेज आए थे। उन अंग्रेजों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। मैं आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। सबसे पहले भारत पर आने वाले फॉरेनर में पुर्तगाली थे, उसके बाद डच थे, फिर इंग्लिश मतलब ब्रिटिश थे, अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं PDEF से। सबसे पहले भारत पर पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश मतलब ब्रिटिश आए थे, और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो क्वेश्चन आएगा, गोवा पर सबसे पहले किसने शासन किया था। तो गोवा पर शासन किया था पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो खासी भाषा बोली जाती है मेघालय राज्य में। मेघालय के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत, और इसमें हमारा मेघालय राज्य को ये रेड साइन में दिखाया गया है। ये हमारा मेघालय राज्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था, खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो खासी भाषा मेघालय राज्य में बोली जाती है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने बताया था। क्वेश्चन ये था कि मेघालय की राजधानी क्या है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु किस खेल के साथ जुड़ी हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन है, PV सिंधु किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, PV सिंधु बैडमिंटन खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो PV सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जिसको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, इसके मुख्य नेता कौन थे। तो इसके मुख्य नेता कौन थे, महात्मा गांधी। कभी क्वेश्चन आ जाए ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, महात्मा गांधी, और ये शुरू कब हुआ था, 1920 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस है या कमल है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। सबसे पहले मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इमेज दिखाना चाहूँगा। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफ़ी बार आपने देखी होगी, और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका को USA भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल को देखेंगे हमारे प्यारे भारत में कहाँ स्थित है। ये राइट साइड से दिखाया गया है। ये हमारा पश्चिम बंगाल, इसको इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहते हैं, और इसकी राजधानी कोलकाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की किस वर्ष हत्या कर दी गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका 1948 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांगून किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, यांगून इरावदी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक राजधानी से है, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो सबसे पहले हम झारखंड को अपने प्यारे भारत में देखेंगे कहाँ स्थित है। ये रेड साइन से जो दिखाया गया है, ये आपका झारखंड है। हमने आज गोवा देखा था जो यहाँ था, झारखंड देख लिया, और वेस्ट बंगाल देखा था जो यहाँ पर स्थित था। गोवा के बारे में बताया गया था कि गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, और गोवा की राजधानी पणजी है। वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बताई गई थी, कोलकाता बताई गई थी। और अगला क्वेश्चन आया है स्टेट के बारे में ही, झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया था। भारतीय मानक समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में इसको IST भी कहते हैं, IST। तो IST को भारत ने कब अपनाया था, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा येन है। भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड एक देश है जो कि यूरोप में है, उसकी राजधानी पूछी गई है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ध्यान रखेंगे ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। इसको अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर एक मुगल शासक था। तो ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मानस अभ्यारण्य के बारे में हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानेंगे कि मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। ये 2-3 क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ और हाथी इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इट इज़ फेमस फॉर टाइगर। तो ध्यान रखेंगे, मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है, असम की राजधानी दिसपुर है और मानस अभ्यारण्य बाघ के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि साइंस से संबंधित है। क्वेश्चन है, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं? विच विटामिन कॉल ब्यूटी विटामिन? इसका सही आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनिवार्य टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है? इसका सही आंसर है पोलियो। आपने काफ़ी सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, ये टीकाकरण था जो कि पोलियो के लिए था और अब भारत पोलियो मुक्त हो गया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, अनिवार्य टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है? तो पोलियो रोग अनिवार्य टीकाकरण से पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट में क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि ये तीनों ही हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे का जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो लोहे का जंग लगना कैसा परिवर्तन है? केमिकल चेंज होता है, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केमिकल या रासायनिक चेंज वह चेंज होते हैं जो वापस नहीं हो सकते। वापस होने का क्या अर्थ है? जैसे जलना, जलना या दहन, जलना या दहन। अगर कोई चीज़ जल गई तो क्या वो वापस मिल सकती है? नहीं। तो वह कैसा चेंज होगा? रासायनिक चेंज होगा, मतलब केमिकल चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना है, वह चेंज जो कभी वापस ना हो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो ध्यान रखेंगे, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकते। दूसरे तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं जिनको, जो वापस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ से पानी बन सकता है, पानी को फिर जमाओ तो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। या पानी का भाप बनना और भाप से वापस फिर पानी बन जाएगा, जैसे कि बादल बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकते। जैसे दूध से दही बनना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता। लेकिन बर्फ़ से पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से फिर बर्फ़ बन सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला मेटामॉर्फिज्म कोयले में बदल जाता है, मतलब मेटामॉर्फिज्म द्वारा, इसका अर्थ ये है मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा हीरे में बदल जाता है कोयला। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? इसका आंसर भी अकबर है। आज हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन देखे मुगल शासक के। पहला क्वेश्चन था फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? उसका आंसर था अकबर। और अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? वह भी अकबर ने ही की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल। नाइट्रोजन हर जीव के लिए ज़रूरी नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। गंधक भी नहीं होता। कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑक्सीजन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है कपिल देव है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोशिका के केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मनुष्य की कोशिका के केंद्र की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर क्वेश्चन आए कोशिका की खोज किसने की थी, सिर्फ कोशिका आए, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा, ना कि ब्राउन। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कोशिका के केंद्र की खोज तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर है मालवा का पठार, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आज तक का बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? इसका आंसर है H1N1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा शुक्र।
शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गैसों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो सबसे मुख्य गैस होती है वह होती है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शुक्र ग्रह पर पाई जाती है, जिसके कारण शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म भी है और गर्म के कारण ही सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे शुक्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होने के कारण यहाँ पर गैसों का दबाव इतना ज़्यादा होता है जो कि एक प्रेशर कुकर की तरह होता है और CO2 की उपस्थिति के कारण यह ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और गर्म होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा अपक्षय कहा जाता है या वेदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, मतलब क्वेश्चन का अर्थ है कि बैरोमीटर में पारे का तल अचानक से गिर जाता है, अर्थात दाब का मान अचानक से गिर जाता है। ये किसका संकेत है, ये संकेत है तूफान का। तूफान आने का संकेत होता है बैरोमीटर में पारे का तल गिर जाना। हम अपने अगले सेक्शन मैथ की ओर बढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करें। मान लेते हैं वो दो संख्याएं हैं a और b। तो क्वेश्चन दिया हुआ उन संख्याओं का अंतर 2 है। a और b अगर संख्याएं मानी हैं तो उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 2। आगे दिया हुआ उनके वर्गों का अंतर 28 है। a का वर्ग संख्या a संख्या का वर्ग a वर्ग हो जाएगा, b संख्या का वर्ग b वर्ग हो जाएगा और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 28। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, वो बराबर कितना दिया हुआ है, 28। a माइनस बी का मान दिया हुआ है 2, वो 2 जाएगा भाग में, 2 से ही कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 14। पूछा था उन संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो a प्लस बी का आंसर कितना आ गया, 14। तो इसका सही आंसर होगा 14। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था दो संख्याओं का अंतर 2 है, संख्या मान ली a और b, उनका अंतर कितना है, 2, तो a माइनस बी बराबर 2। आगे दिया हुआ था उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्या a का वर्ग a वर्ग और b का वर्ग b वर्ग, उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 28। a वर्ग माइनस b वर्ग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो a माइनस बी की जगह लगा देंगे हम 2। 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 28 के, 2 से 28 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a प्लस बी मतलब उन संख्याओं का योग वो कितना आ जाएगा, 14। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत घाटा होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा वस्तुओं का अंतर पहले रखना है। 320 वस्तुएं हैं, 400 वस्तुएं हैं, वस्तुएं मतलब कुछ भी, यहाँ आम दिया हुआ है, वस्तुओं का अंतर 80, भाग में आएगा हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुएं। विक्रय मूल्य की वस्तुएं कितनी है, 320 और गुणा 100, 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो इसका आंसर आएगा उसको 25% घाटा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो उसका कितने % घाटा होगा। तो हम सबसे पहले वस्तुओं का अंतर देखते हैं। वस्तुओं का अंतर है 320 और 400 का अंतर 80, अपॉन में लिखते हैं विक्रय मूल्य की वस्तुएं। विक्रय मूल्य की वस्तु कितनी है, 320 और गुणा में 100 करते हैं, 0 0 कट गया, 8 चौक 32, 4 से 100 काट दिया, 25%। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर एक व्यक्ति 25 वस्तुएं बेच देता है, तो उसका घाटा % क्या होगा। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन की तरह हम इसमें वस्तुओं का अंतर देखेंगे, वह कितना है, 5 गुणा 100। फिर देखेंगे प्रारंभिक वस्तुओं की संख्या कितनी थी विक्रय मूल्य की, वह थी 20, तो 20 लगा देंगे, काट देंगे, 5 चौक 20 और 4 से 100 काट देंगे 25 बार में, तो 25% घाटा होगा उसको। एक बार पुराने क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो हमने इसमें वस्तुओं का अंतर रखा था 80 अपॉन प्रारंभिक वस्तुएं कितनी थी, 320 और गुणा 100 कर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखना है। परिमेय संख्या वह होती हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जैसे 1/2। अपरिमेय संख्या वह होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2।
क्वेश्चन में पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि सरलीकरण से है। क्वेश्चन है ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस 1600। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड मास से संबंधित है, तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 30% को 30% 30/100 लिखेंगे। ऑफ का अर्थ होता है गुणा। 1500 और 600 जोड़ के हो जाएगा 2100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 21 और 30 की गुणा कर देंगे, 21 3 63, आंसर आ जाएगा 630। एक बार फिर से देखते हैं। 1500 600 को जोड़ दिया, वो होगा 2100। 30% को हमेशा अपॉन में 100 से लिखते हैं, तो अपॉन में 100 लिख लिया। और ऑफ का अर्थ होता है गुणा। 30/100 गुणा 2100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 21 3 630 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। त्रिभुज अर्थात इस तरह की आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। परिधि का अर्थ होता है तीनों भुजाओं की लंबाई, वह दी हुई है 600 मीटर। और उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 12 13 और 15। तो सबसे लंबी भुजा पूछी है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले परिधि की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। पूछा है सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा इसमें कौन सी होगी, वह होगी 15। तो इंटू 15 अपॉन में लिखते हैं उनका अनुपात का योग। 12 + 13 + 15, 12 13 होते हैं 25, 25 और 15 40। 0 0 कट जाएगा, 4 से ही कटेगा 15 बार में। 15 चौक 60, 15 की 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 225। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे लंबी भुजा की लंबाई 225। इसी क्वेश्चन में अगर सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी होती तब आप क्या करते, परिधि की लंबाई 600 अपॉन टोटल अनुपाती योग हमेशा नीचे आएगा। 12 13 और 15 को जोड़ा था हमने, कितना आया था 40, और गुणा सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछते तो 12। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ी की पूछी थी तो हमने 15 लगाया था, इस बार सबसे छोटी पूछी है तो 12। अगर पूछते बीच वाली भुजा की लंबाई तो हम गुणा में 13 करते हैं। तो आसान तरीका लगा होगा काफ़ी। 0 0 कट जाएगा, यहाँ भी 15 बार ही गुणा हो जाती और वह आपका आंसर हो जाता। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एराइज शब्द के अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उस शब्द में कितने लेटर हैं। इसमें है ARISE, अर्थात इसमें 5 लेटर हैं, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी फैक्टोरियल की संख्या हो, जैसे कि 5 है तो उसकी 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको, जिससे कि आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाए। एराइज की जगह पेपर में क्वेश्चन आए कि सम शब्द से कुल कितने अक्षर बनेंगे, तो सम में कितने अक्षर हैं 4। तो इसका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 5 था तो 5 की गुणा 1 तक की थी। इसमें फैक्टोरियल 4 था तो इसकी 4 की गुणा 1 तक की थी। इसका आंसर होगा 4 3 12 दूनी 24 बनेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं नए पैटर्न के अनुसार, इसलिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है सुपर शब्द के अक्षरों से कुल कितने अक्षर बनेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 5 अक्षर हैं इसमें, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का आंसर आपको पता है 120 होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन है 5 25 125 श्रृंखला में अगली संख्या क्या है। इसमें देखते हैं क्या संबंध है इन अंकों में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ 5 से गुणा हुई है, 5 पंजे 25, 25 की फिर 5 से हुई है 125, 125 की फिर 5 से हुई, आंसर आएगा 625। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं। ए काम शुरू करता है, दोनों एक दिन छोड़कर 7 काम करते हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो भी 2 व्यक्ति दिए हों उनके समय के ऊपर गुणा कर दें और नीचे उनके समय को जोड़ दें। जब इनकी गुणा करेंगे 15 और 10 की तो वो आएगी 150 और इनका जोड़ आएगा 25। 15 और 10 25, 25 को भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 6 दिन। अर्थात वह काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए करता है, फिर एक दिन बी करता है, फिर एक दिन ए करता है, फिर एक दिन बी करता है, फिर एक दिन ए करता है, फिर एक दिन बी करता है। इसका मतलब इनको 2 गुना टाइम लगेगा। तो जो 6 आया है उसकी 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 12 दिन।
तो इनको 12 दिन का समय लगेगा। अगर क्वेश्चन होता है ए और बी को मिलकर काम करना है, अर्थात इनको अलग अलग काम नहीं करना, एक दिन ए को एक दिन बी को, इस तरह से नहीं करना होता है, साथ साथ काम करना होता, तो आपका सिंपल मेथड हो जाता 10 × 15 अपॉन 10 + 15 बराबर 150 अपॉन 25। आंसर हो जाता 6 दिन। कितना आंसर हो जाता? 6 दिन। लेकिन क्वेश्चन था कि दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं, तो इसका आंसर 6 × 2 हो जाएगा, 2 गुना टाइम लगेगा, आंसर हो जाएगा 12 दिन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी, या राम और श्याम, कुछ भी कह सकते हैं हम। ए और बी किसी काम को, एक उस काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 4 दिन में करता है। इसमें हम 2 तरह के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दोनों साथ साथ अगर काम करेंगे, दोनों अगर साथ साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में क्या मेथड बताया था, ऊपर उनके समय की गुणा और नीचे उनके समय को जोड़ देंगे। 12 × 4 = 48 हो जाएगा, 12 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 × 3 = 48, अर्थात वह इस काम को मिलकर 3 दिन में कर लेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन होता कि वह काम इस तरह से करते हैं कि पहले दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो इसमें 3 की 2 से गुणा हो जाती है, आंसर आ जाता है 6 दिन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपका, जिसमें ऊपर समय की गुणा करनी होती है और नीचे समय को जोड़ना होता है। अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो वही आंसर हो जाता है, अगर एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं तो उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि औसत से है। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु कितनी है। सबसे पहले दिया हुआ है 7 लड़कों की औसत आयु, तो 7 लड़कों का योग कितना आ जाएगा, 20 की 7 से गुणा, उनका योग आ जाएगा 140। फिर दिया हुआ है पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5, तो पहले 6 लड़कों का योग कितना आ जाएगा, 6 × 19.5, वो आ जाएगा 117। पूछा है 7वें लड़के की आयु कितनी है, तो 140 में से 117 को माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 23। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी हुई है, जो ऐप माझी एकेडमी नाम से है। उस ऐप में जाकर आप इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि 8 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा पहले 7 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 8 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और पहले 7 लड़कों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो 8वें लड़के की आयु कितनी है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले इनका योग निकालेंगे, 14 × 8 = 112 योग आ गया। इनका योग निकालेंगे, 12 × 7 = 84 आ गया। इनको माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 8वें लड़के की औसत आयु, ये 8वें लड़के की आयु हो जाएगी 28 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी। यदि घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसकी संभावना 0 होगी। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं के बाद नया औसत ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट मेथड समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किस पारी में उसने रन बनाए हैं। वो पारी है 12वीं, उससे औसत में क्या बदलाव हुआ है, 2 का, तो ये 24 आ गया। मतलब पारी की औसत में जो बदलाव आया उससे गुणा कर देते हैं। 12वीं पारी में जो रन बनाए हैं, या जिस पारी में भी रन बनाए हैं, उसमें से वह 24 माइनस कर देते हैं, 39। ये उस खिलाड़ी का प्रारंभिक औसत आ जाता है। क्वेश्चन में पूछा है नया औसत, औसत 2 बढ़ गया है, प्रारंभिक औसत 39 था, 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 41। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे किस पारी में रन बनाए हैं, उससे औसत में क्या बदलाव आया है, उनकी गुणा कर देंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 8वीं पारी में 46 रन बनाए, 46 रन बनाए और उसका औसत 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। क्वेश्चन में पूछा गया नया औसत क्या है, उस खिलाड़ी का 8वीं पारी के बाद नया औसत क्या है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पारी नंबर कौन सी है, 8वीं, औसत कितना बढ़ गया, 3, 8 × 3 = 24, रन कितने बनाए हैं, 46, उसमें से 24 माइनस कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 63 में से माइनस किए थे। माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ये 22। तो ये 22 इसका प्रारंभिक औसत आ गया। कौन सा औसत आ गया, प्रारंभिक। क्वेश्चन में पूछा है नया औसत, नया 3 बढ़ गया है, तो 22 में 3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 25। तो उसका नया औसत कितना हो गया, 25। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटे का समय। तो बोट की चाल किलोमीटर पर घंटा में प्रवाह के विपरीत क्या होगी। तो
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, धारा चल रही है इस साइड में। पहले नाव इस साइड में गई, मतलब धारा के साइड, मतलब धारा के साथ में गई है। फिर नाव धारा के विपरीत दिशा में आई है। तो निश्चित रूप से जब धारा के साथ जाएगी तो स्पीड से जाएगी, और जब उल्टी दिशा में आएगी धारा के तो स्लो आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लगेगा धारा के साथ में। तो इसकी चाल आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर घंटा, जो कि धारा के साथ में है। और दिया हुआ था कि धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही 6 घंटे का समय लगेगा। तो विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से निकालते हैं बोट की चाल क्या होगी। 4.5 माइनस 1.5। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों के लिए धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। अर्थात ये नाव की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई? नाव की। अब धारा के साथ में 4.5 हो गई और धारा के विपरीत 1.5 हो गई। साथ में बड़ी कितनी गई? साथ में 1.5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गई। और घट कितनी गई विपरीत? 1.5। इसका मतलब धारा की चाल कितनी है? 1.5 किलोमीटर पर घंटा, और नाव की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोट की चाल किलोमीटर पर घंटा में प्रवाह के विपरीत क्या होगी। प्रवाह के विपरीत कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर पर घंटा। और वैसे बोट की चाल कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर घंटा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में था कि 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, वो भी धारा के साथ में। तो धारा के साथ में चाल होगी 4.5 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विपरीत 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे का समय, तो 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। जो 3 किलोमीटर पर घंटा है वह बोट की चाल हो गई, और धारा के साथ में वह स्पीड 4.5 हो जाती है। जबकि बोट की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा। तो 1.5 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1.5। तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा प्रवाह की चाल हो जाएगी, मतलब धारा की चाल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। हमेशा विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n(n-3/2). क्वेश्चन में पूछा भुजाओं की संख्या, n होता है भुजाओं की संख्या। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन है 13, तो n की जगह 13 रखेंगे, गुणा 13 - 3 10/2। 2 पंजे 10, 13 पंजे 65। विकर्ण कितने आए? 65। जबकि लाने कितने हमको विकर्ण? 44। सबसे पहले मैं समझूँ विकर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं समझा दूँ विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण ये एक चौकोर है, इसके कोने से कोने को जो मिलाते हैं वह विकर्ण होते हैं। अर्थात एक चौकोर में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। तो क्वेश्चन में पूछा है बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). यहाँ n होती है भुजाओं की संख्या। हमने पहला ऑप्शन रखा, उसमें 13 से आंसर आया 65, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन रखेंगे, अब दूसरा ऑप्शन रखेंगे 10। फॉर्मूला है n(n-3/2). उससे भी आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 11 से। रख के देखते हैं। n का मान है 11 × 11 - 3 8/2। 2 चौक 8, 11 चौक 44। तो ये आंसर किससे आ गया? 11 से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6। फॉर्मूला क्या है? n(n-3/2). n का मान 6 × 6 - 3 3/2। 2 3 6, 3 3 9, तो 9 विकर्ण होंगे। तो अगर क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या दी हुई है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। और अगर भुजाओं की संख्या नहीं दी हुई है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी कि भुजाओं की संख्या पूछी थी, ना कि दी हुई थी, तब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन को लगाएंगे n(n-3/2) वाले फॉर्मूले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्न में से अगली श्रृंखला क्या होगी। क्वेश्चन है 31 7 25 13 19 19 13। इसमें हम देखते हैं कोई भी घटने या बढ़ने का पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हो सकता है इसमें 2 सीरीज हों। तो देखते हैं क्रॉस में 31 25 19 13। यहाँ हमको एक अच्छा संबंध दिखता है कि ये 6 6 माइनस हो रहे हैं। 31 - 6 25, 25 - 6 19, 19 - 6 13। दूसरी सीरीज में देखते हैं 6 बढ़ रहे हैं, 7 और 6 13, 13 और 6 19, तो 19 और 6 कितना आएगा? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलें। मिलीग्राम छोटी यूनिट होती है, ग्राम बड़ी यूनिट होती है। तो जब भी बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो हमेशा हम भाग देते हैं। तो 1589 मिलीग्राम है,
1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.589 ग्राम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में कोड भाषा में लिखा गया है। फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, महिला के बारे में, और देखते हैं कोड में महिला को क्या लिखा गया। महिला को लड़की कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़की। इसमें आपको ये उम्र वगैरह से कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको देखना पड़ता है कि उसको कोड में क्या लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला से विषम को खोजें। विषम अर्थात जो अलग हो। 3, 5, 7, 9, 11 अर्थात 2 का अंतर है सभी में। आगे हम देखेंगे 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जबकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ जाती है। तो इसमें विषम क्या होगा? 9 ही, क्योंकि 9 ही एक अकेली संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है। व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को आप अपने पारिवारिक संबंधों के ऊपर महसूस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नंबर जोड़ी समूह में से वह नंबर चुनें जो दूसरे से अलग हो। अर्थात इसमें भी हमें विषम नंबर सेलेक्ट करना है जो कि बाकी तीनों से अलग हो। 36 6, 15 5, 32 2, 42 4। यहाँ में साफ साफ दिख रहा है 36 6 से भाग जाता है, पहाड़े में आता है, अर्थात 6 जंग 36, 5 3 15, 2 से 32 कटता है 16 बार में। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता, अर्थात 4 से 42 भाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखाता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अच्छे समझेंगे। प्रारंभ में घड़ी में 7 बज रहे हैं, बाद में 1 बज रहा है। पूछा है घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूम गया? 1 घंटे में कांटा 30 डिग्री घूमता है। कितने डिग्री घूमता है? 30 डिग्री। अब हम देखेंगे 7 बजे से 1 बजे तक कांटा कितने घंटे घूमा है? तो 7 से 1 बजे तक 6 घंटे घूमता है। 7 8 9 10 11 12 1, 6 घंटे घूम गए। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है? 30। तो 6 घंटे में 6 × 30, 30 छक 180 डिग्री। तो घंटे वाला कांटा 180 डिग्री घूम गया होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही और कराता हूँ, उसमें दिया होता 7 बजे की जगह 9 बजे दिया होता और 1 बजे की जगह 11 बजे दिया होता। तो क्वेश्चन को कैसे करते? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 30 डिग्री कांटा घूमता है। तो 30 दूनी 60 डिग्री घूमता 9 बजे से 11 बजे तक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी आर्मी की रिटेन परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। हमेशा माझी एकेडमी को फॉलो करते रहें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें और अपनी तैयारी को आसान बनाते रहें। धन्यवाद।